स्टूडेंट्स, हम प्राचीन भारत के इतिहास के तहत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार होता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये हमने देखा। उसका स्वरूप क्या था और उसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, सुतकोटरा हो, उन सभी के बारे में हमने कुछ तथ्य बताए आपको। अब हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, वो है नगर नियोजन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का प्रावधान जो है उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो जयपुर के रूप में हो या चंडीगढ़ शहर के रूप में हो। तो आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के तहत नगर नियोजन पर ही पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा देख चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक अपने आप में मौलिक सभ्यता थी और उसके ही उन्नत आयामों से उसके बाद की जो भी संस्कृतियां हुई, उन्होंने कुछ न कुछ वहां से ग्रहण किया था। ये सभ्यता कांस्य युगीन थी, जिसमें कांस्य के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का भी प्रयोग होता था, परंतु सेंधववासी लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार बहुत बाद में आके 600 BC के आसपास होता है। हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि इस काल में अनेक बड़े नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जो भी बताए हैं, उनका उल्लेख मिलता है। और ये जो नगर थे वो उद्योग धंधों एवं व्यापार के केंद्र होने के कारण प्रशासनिक केंद्र भी रहे थे। यद्यपि उस समय धातु का उपयोग प्रारंभ हो चुका था, तथापि पत्थर का भी व्यवहार औजार एवं घरेलू सामान के रूप में होता रहा था। तो इस सभ्यता के सभी स्थल नगर ही नहीं थे, उसके अलावा कुछ बड़े ग्राम और कस्बे भी मिले थे, और यहां से अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर ही नगरों का पालन पोषण होता है, जो आज भी हम देखते हैं। इस सभ्यता के निवासियों ने भवन निर्माण एवं नगर निर्माण योजना की तरफ अधिक ध्यान दिया था, और इनके निर्माण में उपयोगिता एवं सुरुचि दोनों का ही ध्यान रखा गया था। ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, लिपि का विकास भी इस सभ्यता के अंतर्गत हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति, सामाजिक वर्ग विभेद एवं धर्म के प्रति आस्था भी इस समय कुछ देखने को हमें मिलती है। एक हमने देखा था कि ये जो सभ्यता है बहुत शांतिमूलक सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि राज्य में शांति और सुव्यवस्था इस संस्कृति के आर्थिक आधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। यही कारण था कि हमें उद्योग धंधों एवं घरेलू प्रयोग में आने वाले औजार और उपकरण तो बहुत संख्या में मिलते हैं, परंतु युद्ध एवं हिंसा वाले अस्त्र शस्त्रों की संख्या काफी कम है यहाँ पे। और अगर ये अस्त्र शस्त्र रहे भी होंगे तो ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोग में लेते हैं। इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति वाले युद्ध को अधिक महत्व नहीं देते थे, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि इस सभ्यता के निवासी युद्ध या बाह्य आक्रमणों से अपने को बिल्कुल ही अलग रखते हो। क्योंकि देखा है कि सुरक्षा के लिए दुर्गों की घेराबंदी भी की गई थी और उन पर रक्षकों के लिए बुर्जिया, आप किलों के ऊपर देखा होगा, बुर्जिया बनाई गई थी। तांबे और कांस्य निर्मित भाले, छुरे, छोटी तलवार, कुल्हाड़ी, बाणाग्र आदि का व्यवहार भी सुरक्षात्मक साधनों के रूप में यहां पे हम देख सकते हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका एक निवृत्ति प्रधान समाज माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो हाईकार्किकल ऑर्डर के अनुसार आचरण करते थे। हाईकार्किकल ऑर्डर मतलब कि इसमें एक पीढ़ी आचरण निर्देशों को बनाती थी और दूसरी पीढ़ी उसका पालन करती थी।
ये नई टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखना है। नगर निर्माण योजना के अब स्वरूप कैसा रहा था वहां का, जिसके लिए वो जानी जाती है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि नगरों के निर्माण में यहां पे एक रूपता देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही प्रकार की नगर योजना जो थी वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे भारतीय सभ्यता के इतिहास में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में इन नगरों का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल आदि स्थलों के उत्खनन के पश्चात सैंधव सभ्यता के नगरों की निर्माण योजना पर भी प्रकाश पड़ता है। सैंधव सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की दो प्रमुख राजधानियां मिलती हमें। एक थी हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर थी, और दूसरी थी मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर थी। और इसका जो नगरों का परिमाप है वो हम मान सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण 400 से 500 गज माना जाता है, और पूर्व से पश्चिम 200 से 300 गज के आसपास इसको माना गया है। और ये नगर जो थे सुदृढ़ रक्षा प्राचीर से आवृत थे, यानी कि चारों तरफ जो नगर थे दीवारें काफी ऊंची खींची गई थी, तो उसे पूरी तरह से नगर सुरक्षित थे। ये जो दीवारें थी, प्राचीर थी, इनका आकार भी काफी बड़ा था, 25 फीट लंबा, और शीर्ष भाग तो 4 फीट चौड़ा तक भी होता था। सुरक्षा प्राचीर के अंत भाग में व्यवस्थित रूप से नगर को बसाया गया था, और जो संपूर्ण नगर है वर्गाकार परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। वर्गाकार परिवहन व्यवस्था जो आज हम जयपुर में देख सकते हैं, जो गुलाबी नगरी है, 7 गेट बने हुए हैं और किस प्रकार चौराहे पे सड़कें काटती है। यहां भी देखते हैं कि राजमार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिनसे नगरों के विभिन्न खंडों का निर्माण हुआ। प्रमुख राजमार्ग है वो 30 फीट चौड़ा माना गया है, जबकि सामान्य जो सड़कें हैं 9 से 12 फीट चौड़ी थी, और जो उसकी जो गलियां थी वो 4 फीट तक चौड़ी थी। किसी भी सड़क का निर्माण ईंटों से नहीं हुआ है। सड़कों के बीच बनी चौड़ी नालियां पक्की ईंटों से ढकी है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी सड़क का निर्माण ईंटों से नहीं हुआ है, नालियों का निर्माण ईंटों से हुआ है। नगरों के भवन या आवास गृह सीधे रेखाओं में बने हैं, जिनसे किसी भी मार्ग का अतिक्रमण देखने को नहीं मिलता है। 2 घरों के मध्य दीवार उभयनिष्ठ होती थी, किंतु कहीं कहीं पर 2 घरों के मध्य 1 फीट चौड़ी गली भी होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से इनके प्रवेश द्वार गलियों की ओर खुलते थे। दीवारें मुख्य मार्गों के किनारे 18 फीट तथा गलियों के किनारे 25 फीट तक ऊंची प्राप्त होती थी। प्रवेश द्वार थे वो लकड़ी के बने होते थे, जिनकी औसत ऊंचाई 3.5 फीट तथा ऊंचाई जो थी लंबाई 3.5 फुट, ऊंचाई 7 फुट होती थी। सार्वजनिक भवनों के प्रवेश द्वार जो थे 28 फीट तक के चौड़े माने जा सकते हैं। तो ऐसा यहां इनका हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उतना समकालीन किसी भी सभ्यता में इतना ध्यान नहीं था जितना सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता पर दिया जाता था। क्योंकि प्रत्येक मकान में कुएं मिलते हैं, जिनका व्यास 3 फुट से 2 फुट तक माना गया है। जल निस्तारण के लिए यहाँ की गई नालियों की व्यवस्था अपने आप में अद्वितीय थी। प्रत्येक सड़क एवं नाली के बीच एक नाली होती थी, जो पक्की ईंटों की बनाई होती थी। नालियों की चौड़ाई जो है 1.5 फीट तक मिली है, जो ईंटों से ही ढकी रहती थी। नालियों की सफाई के लिए स्थान स्थान पर उनमें गड्ढा बनाकर उसे ढका जाता था, और जिससे पानी का प्रभाव बंद न हो तथा कूड़े की सफाई हो सके, जो आज हम मैनहोल बोलते हैं जिनको। मोहनजोदड़ो से 20 स्तंभों पर स्थित एक विशाल भवन हमें प्राप्त होता है, और ये भवन जो है 85 फीट के वर्ग पर निर्मित है, जिसमें 20 स्तंभ 5-5 पंक्तियों में बने हैं। ये स्तंभ जो थे उनकी रचना ईंटों से
चौकोर की गई थी तथा चारों ओर बीच में सीढ़ियां बनी होती थी। तो ये एक हम मान सकते हैं कि वहां का जो विशाल अन्नागार था, अनाजों को रखने का गोदाम था, वो पांच पांच की पंक्तियों में ही मिलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, और ये जो स्नानागार है 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा माना गया है। और जो स्नानागार है उसके चारों ओर विशालकार आयताकार लघु कक्ष, छोटे कमरे एवं बरामदे बने हैं, और इनके समीप ही एक कूप है, यानी कि एक कुआं है, जिससे स्नानागार में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। स्नानागार का निर्माण चारों ओर 3 संयुक्त दीवारों से किया गया है, और दीवारों के अंतिम भाग में 1 इंच मोटा अलकतरे का लेख भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण स्थल हमें मिलते हैं, चाहे विशाल स्नानागार हो चाहे विशाल अन्नागार हो। इसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थल जो थे प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उस समय स्थापित थे, क्योंकि इन स्थलों से ही अन्न को सुरक्षित रखने के लिए विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह से मिले हैं, जिसकी लंबाई 150 फीट तक मिलती है और चौड़ाई 75 फीट तक मिलती है। और ये जो अन्नागार थे आयताकार के रूप में यहां देखे जा सकते हैं। इनमें 27 कोष्ठागार ईंटों से बने हैं, और उनमें वायु एवं प्रकाश की उत्तम व्यवस्था भी यहां देख सकते हैं। अगला स्थल एक लोथल है, जो गुजरात में है, और कृत्रिम गोदी के रूप में यहाँ समुद्री व्यापार के लिए निर्मित किया गया था। ये गोदी यानी कि बंदरगाह एक विषम भुज चतुर्भुज की भांति था, और जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 710 फीट और उत्तर की ओर लंबाई 124 फीट तथा दक्षिण की लंबाई 116 फीट यहाँ मानी गई है। ये गोदी जो थी वो 14 फीट ऊंची दीवार से निर्मित थी, जिसमें समुद्र की ओर प्रवेश द्वार पर एक नीची दीवार थी, और जिसमें ज्वार के साथ साथ जहाज गोदी में आ जाता था, किंतु ज्वार भाटे के समय उस दीवार से वो अवरुद्ध भी कहीं ना कहीं हो जाता था। तो ये था एक सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली जो यहाँ देखने को मिलती है, और इसके विभिन्न आकार बताए गए हैं। चाहे कोई महत्वपूर्ण स्थल हो, यहाँ की नालियाँ किस प्रकार होती है, यहाँ सड़कें किस, मुख्य सड़क क्या थी, कितनी लंबाई थी, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हम देख सकते हैं कि जो खिड़कियां है वो नहीं मिलती है। दरवाजे जो हैं वो गलियों में खुलते हैं, न कि मुख्य मार्ग की तरफ खुलते हैं। यहाँ के जो घर है वो 2 मंजिल के भी मिले हैं, प्रत्येक घर में कुआं मिलना, पानी की समुचित व्यवस्था थी। तो एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखा जा सकता है, जो आज भी हम कहीं न कहीं उसकी कुछ जो बनावट थी उसको अपना रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद जो संस्कृति आती है पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति आती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्यों के आने से पहले एक बहुत विकसित सभ्यता हमें सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखने को मिलती है, और जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है नगर नियोजन प्रणाली।